जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की एक और क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं और एक एक न्यूज़, एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा छोटे छोटे नोट्स बनाने में। मैं आपको पूरी चीज़ डिटेल दूंगा, तो आप लोगों को क्या करना है, प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलने हैं। और नोट्स बनाने का एक तरीका होता है बच्चों कि एक अपना सिंपल सा हेडिंग लिखो और 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देना। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नोट्स मत बनाना, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना आपके पास इतना समय रहेगा पढ़ने के लिए और ना ही आप उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक आपके लिए क्या आता है। फास्टैग एनुअल पास क्रॉसेस 25 लाख यूजर्स इन 2 months इन फास्टैग। अब देखिए क्या बोल रहा है, वार्षिक पास ने 2 महीनों में 25 लाख उपयोगकर्ताओं को पार किया। किस चीज के? फास्टैग। तो सबसे पहले देखते हैं फास्टैग है क्या। फास्टैग है क्या? ठीक है, फास्टैग आप जब जाते हो हाईवे पे तो आपको टोल प्लाजा वाले रोकते हैं ना, ऐसे गिरता है बांस सा, फिर उठता है, फिर आप लोग क्रॉस करते हो इस तरीके से। तो वहाँ पे ना आपको एक पेमेंट देनी पड़ती है ना, उसको टोल टैक्स बोलते हैं। 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, जैसा भी होता है, अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से होता है। तो फास्टैग एक तरीके का स्टिकर लगा दिया जाता है, आपकी कार के शीशे पे लगा दिया जाएगा और जब आप गुजरोगे ना तो स्कैनर वहाँ पे स्कैन कर लेगा उसको। समझिए, ठीक है, मेरी कार जा रही है, उसके शीशे पर लगा हुआ एक स्टिकर लगा हुआ है फास्टैग करके, और जो टोल प्लाजा से गुजरूंगा ना तो टोल प्लाजा उसको ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा और मेरा अकाउंट मेरे इस स्कैनर के, इस जो आपका चिपका हुआ है स्कैनर, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा। ऑटोमेटिकली, उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी कार पे चिपका हुआ है ना फास्टैग का स्टिकर, ये मेरे बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लो 55 रुपये फीस है टोल टैक्स की, तो वहाँ पे क्या, जो कैमरा लगा हुआ है वो यहाँ पे सीधा देखेगा, स्कैन करेगा और मेरे अकाउंट से अपना आप पैसे कट जाएंगे। इसको बोलते हैं फास्टैग। एक तरीके की ऑटो पेमेंट स्कीम कह सकते हो, एक तरीके ऑटो पेमेंट मेथड कह सकते हो। ठीक है, तो फास्टैग जो है इसने टाइम बचाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है, इकोनॉमिक होता है भैया। हम बहुत फास्ट नहीं चलते, एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, हमें पता है नहीं यार, जल्दी जल्दी हमको पहुंचना है, क्यों हमने टोल टैक्स में पेमेंट किया, लाइन लगी पड़ी है। तो एक हर तरीके सहूलियत हो जाती है कि इकोनॉमिक हो जाता है, हमें सस्ता पड़ जाता है, एक्सीडेंट वगैरह बहुत कम होते हैं, लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप कौन सा टोल टैक्स पे गाड़ी रोक के चाबी बंद करके, इंजन बंद करके वेट करते हो? नहीं, इंजन चलता रहता है। तो सोचो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पेट्रोल लगता है, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारे देश के ऊपर बर्डन आता है, क्योंकि जितना हम लोग इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल, क्रूड ऑयल वगैरह सब कुछ, तो उतना ही ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट करेंगे ना, तो हमारा पैसा बाहर जाएगा। यानी कि देखो, ओवरऑल कहा जाए तो A to B, B to C, C to D, हर चीज इफेक्ट हो रही है और इसका ओवरऑल इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, हमारे देश पे पड़ रहा है। तो फास्टैग का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आई थी सरकार। ठीक है बच्चों, तो अभी सरकार ने 15 अगस्त 2025 को क्या किया था भाई साहब, यहाँ एक एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दिया था कि भैया 3,000 रुपए में आप एनुअल पास बना लो। ठीक है, कितने में? 3,000 रुपए में एनुअल पास बना लो। जब एनुअल पास बना लोगे तो आपको 200, ठीक है, 200 एंट्रीज फ्री मिल जाएंगी, या फिर कुछ केसेस में अनलिमिटेड एंट्री फ्री मिल जाएंगी। आप देखो, ठीक है, 3,000 रुपए में आप एक बार पास ले लो और 200 बार आना जाना करो, 200 बार, समझो इस बात को। तो यहाँ पे अब लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रहा है भैया मुझे हर दिन ही यहाँ से भोपाल जाना है, मुझे हर दिन ही उज्जैन जाना है। तो उज्जैन जब मैं जाऊँगा इंदौर से, तो टोल प्लाजा कितने सारे पड़ेंगे, है ना? आते टाइम 2-3, जाते टाइम 2-3, तो 5-6 बजे अगर मैं क्रॉस करूँगा तो मुझे कितना पैसा लगेगा? 20 रुपये के हिसाब से भी देख लो कितना पैसा लग गया, है ना? तो यहाँ पे क्या है, 3,000 का पास ले लो, पूरे महीने आना जाना करो। तो यहाँ पे भैया एक रेस लग गई ये वाली पास लेने की। तो ये वाला पास लिया तो 2 महीने में ही 25 लाख यूजर्स बढ़ गए। 25 लाख, समझिए, यानी एक महीने में 12.5 लाख यूजर्स। क्लियर है पहला पॉइंट। और अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो जब मैं ये पूरा टाइपिंग वाइपिंग करवा रहा था तब ये न्यूज़ मेरे माइंड में नहीं आई, ये मेरे माइंड में बहुत लेट आई, या यूँ कह लो मेरे सामने बहुत लेट आई। और वो ये कल की ही न्यूज़ है कि अगर तो कोई इस PDF में नहीं है बट आपको लिखना है, अगर कोई आपको अनक्लीन टॉयलेट दिख जाता है, अनक्लीन टॉयलेट कहाँ पे भाई साहब, तो हाईवे पे अगर दिख जाता है, आपको क्या करना है, उसकी तस्वीर खींचनी है, ठीक है, और NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे डाल देनी है। आपको कितने का बैलेंस मिलेगा फास्टैग में? 1,000 का बैलेंस मिलेगा। 3 तस्वीरें डाल दो टॉयलेट वाली, कितनी होगी भाई साहब? 3,000 हो गई, पूरे साल
आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल करो, कोई टोल प्लाजा कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। समझे कितनी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा वो टॉयलेट खराब है तो उसकी मरम्मत वगैरह करेंगे, है ना यार। सब अगर देखो किसी शहरों में टॉयलेट खराब होता है ना, तो उससे दिक्कत ये होती है कि आम जनता परेशान है। अगर हाईवे पर टॉयलेट खराब है ना, तो इंटरनेशनल इमेज बनती है। समझो इस बात को कि कोई भी जाएगा तो उस हाईवे से तो गुजरेगा ही ना, हाईवे का इस्तेमाल करेगा ही। कोई फॉरनर आ रहा है तो हाईवे का इस्तेमाल करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो बंदे जाएंगे तो हाईवे का इस्तेमाल करेंगे। पता लग रहा है मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और बोल रहा है कैसा महाराष्ट्र है, कितना गंदे टॉयलेट है, या एमपी से गुजरात जा रहा हूँ यार, कैसा एमपी है यार, मतलब समझ रहे हो। तो हाईवे का जो टॉयलेट है वो अपने आप साफ भी हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे लोग इनिशिएटिव भी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है भैया। देखो ना 3 टॉयलेट की फोटो खींच के भेज दो पूरे साल मस्त एकदम, या फिर 200 एंट्री आपकी फ्री हो जाती है। समझे, तो यहाँ पे क्या ये सारी जो बेनिफिट दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी वजह से 25 लाख ऐसे यूजर्स नए क्रिएट हो चुके हैं। और यही आपका आज का न्यूज रहने वाला है। क्लियर बच्चों, देखिए ये आपका न्यूज है। चलिए अच्छा एक और चीज, जो ट्रांजेक्शन है ना, ठीक है, 5.67 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। करोड़ का ट्रांजेक्शन बोले तो पेमेंट करके ये पास को खरीदना, ठीक है। मैं भी खरीदता, सीधी सी बात ये है ना। चलो अब देखो फास्टैग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, एक तरीके का ये स्टिकर कह लो, आम शब्दों में बताएं तो जो कि आपकी कार के ऊपर लगा रहेगा या गाड़ी के ऊपर लगा रहेगा। किसने लॉन्च किया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 15 अगस्त 2025 को। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ना, यात्रा 1988 में बनाई गई थी, ठीक है। NHAI 1988 में बनाई गई थी, 15 अगस्त 2025 को इसने लॉन्च किया था फास्टैग वाला ये स्कीम, जिसमें आप 200 एंट्री को फ्री करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे अलाउ होगा, कहाँ पे, राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI वेबसाइट, यानी कि 2 ऐसी एप्लीकेशन दे रखी है। NHAI की वेबसाइट पे भी जाके आप वो पास खरीद सकते हो, या फिर राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन पर भी जाके आप वो पास खरीद सकते हो। कवरेज की बात कर लेते हैं तो 1150 टोल प्लाजा को तकरीबन कवर ये करता है नेशनल लेवल पे, ठीक है, याद रखना। और एलिजिबिलिटी क्या है, नॉन कॉमर्शियल व्हीकल होना चाहिए। नॉन कॉमर्शियल बोले तो व्यापारिक तौर पे इस्तेमाल ना होने वाले व्हीकल होने चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, जैसे ट्रक वगैरह नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए पर्पस क्या है, फास्टैग का जो एनुअल पास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैशलेस होगा, सिमलेस होगा, इकोनॉमिकल ट्रेवल होगा, यानी कि बहुत सस्ता पड़ेगा लोगों को, ठीक है। और फ्रीक्वेंट हाईवे यूजर्स के लिए होगा जो बार बार आ जा रहे हैं। अब साल में मेरा मान लो 10 बार जाना हुआ तो यार मैं क्यों ही लूँगा, साल में जब 10 बार जाना होगा तो मेरे को तो लॉस ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो फ्रीक्वेंट यूजर्स उनके लिए है। इससे क्या होगा, कंजेशन, ठीक है, तो टोल प्लाजा पे जो भीड़ हो जाती है ना उसमें कमी आएगी, क्योंकि आप जाओ ना सीधा वो स्कैन करके काट लेगा पैसा अकाउंट से, आपको यहाँ पे हाथ निकाल के पैसे देने की जरूरत नहीं है, फिर वो पर्ची काट के आपको देगा। कुछ नहीं तो भाई 1.5-2 मिनट तो लग ही जाएंगे, नहीं लगे 30-30 सेकंड तो लग ही जाएगा ना यार एक मिनट, ठीक है। 30 सेकंड गाड़ी फिर कितना लंबा लाइन हो जाती है, तो कंजेशन को कम करेगा, ठीक है। टाइम एफिशिएंसी को कम करेगा, टाइम एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, यहाँ पे कम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा हमारे को, ठीक है। डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। और हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो लिया गया था कि भाई हम डिजिटल करने वाले पूरी इंडिया को, बैंकिंग सिस्टम को, अपना रोडवेज वगैरह को, हर एक सिस्टम को हम डिजिटल कर देंगे, उस इनिशिएटिव को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक अच्छा इनिशिएटिव है ओवरऑल देखा जाए तो। चलो अब मैं बताता हूँ, 3000 का पास है 1 साल के लिए, 200 एंट्री, या फिर कुछ केसेस में आपको अनलिमिटेड एंट्री भी यहाँ पे मिलने वाली, ठीक है। इंस्टेंट एक्टिवेशन, ठीक है, पास बिकम्स एक्टिव विद इन 2 आवर्स ऑफ पेमेंट, 2 घंटे में आप पेमेंट करो, 2 घंटे में आपको पास एक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है फ्रिक्वेंटली चार्ज भरने की, कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सारे यूजर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1150 प्लस तकरीबन टोल प्लाजा इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। एक शहर से दूसरे शहर में जाने के जितने भी आते हैं टोल प्लाजा ओवरऑल मिला जुला के कितना हो जाएंगे, 1150 तकरीबन हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूँ, राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन है, उस पर मिलेगा, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर से आप जाके खरीद सकते हो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे क्या देखना, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होगा, डेफिनेटली डिजिटल है तो ट्रांसपेरेंट तो होगा ही भैया, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे। रियल टाइम टोल मैनेजमेंट सिस्टम, रियल टाइम का मतलब क्या, जहाँ पर भी कॉर्ड आता है रियल टाइम, याद रखना है, उसका मतलब होता है ऑन द स्पॉट, ठीक है। बोलते हैं ना रियल टाइम पेमेंट, इसका मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया वहाँ पे पेमेंट रिसीव होगी, समझिए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे रियल टाइम आपको टोल मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है, उसी टाइम आपका स्कैन किया, पेमेंट किया, सब उसी टाइम सेटल हो गया, कोई 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद मेरी बात नहीं है, कोई पर्ची की बात नहीं है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है याद रखना, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है।
आपने अपने व्हीकल के लिए लिया है तो आप ही का व्हीकल यहाँ पे होगा, समझिए, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे पर ही इसको चला सकते हैं डेफिनेटली। ये लोकल उन पे तो टोल प्लाजा ना होता है ना होगा, और होता भी है तो उन पे इसको नहीं यूज़ किया जाएगा। या तो नेशनल हाईवे होगा या तो एक्सप्रेसवे होगा, क्लियर है। पर यहाँ पे लिमिटेड जो आपका यूजेस लिमिट है, ठीक है, 1 साल के बाद फिर या फिर 200 क्रॉस करो, जो आपका एंट्री क्रॉस करो तो उसके बाद आपको नया पास लेना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए, और ये मैं आपको एक और चीज़ बताई थी, जो अनलिमिटेड वाला पास है ना, ठीक है, कुछ स्टेट्स में अनलिमिटेड वाला पास भी है, ये बात ध्यान रखना। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ चले जाओ तो आपको अनलिमिटेड वाला पास मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, और ये कॉमर्शियल व्हीकल पे अप्लाई नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लियर बच्चों। चलिए ना, अब जो कंक्लूजन में ओवरऑल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, हमारी स्मूथ और स्मार्ट मोबिलिटी मतलब गाड़ियों का जो मूवमेंट वगैरह उसको हम यहाँ पे मोबिलिटी कह रहे हैं, ठीक है। डिजिटल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। ये हमारे ट्रेवल जो हमारी देश की जनता है, ट्रेवल करे एक जगह दूसरी जगह, उनको काफ़ी स्मूथली यहाँ से वहाँ जाने में हेल्प मिलेगी। पेमेंट कम मिलेगा, टेक ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी से इसको ड्राइव किया जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारा जो मैनुअल लेबर है वो कम हो जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रूड ऑयल, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टेज होता था लाइन में लगे लगे वो सब कुछ हमारा बहुत कम होने वाला है। तो एक अच्छा मूव, एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे भारत का, ठीक है बच्चों। चलिए ना, अगला आता है इंडिया एआई लॉन्चेस फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज, ठीक है, याद रखना इंडिया एआई, ठीक है। इंडिया अलग है और एआई अलग है, ये इंडाई नहीं है, याद रखना। इस इंडिया एआई एक वेबसाइट है और एक स्कीम है, इनिशिएटिव है कह लो, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा उसका एक वेबसाइट जरूर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या एक फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज लिया है। अब इसका क्या मतलब होता है, आप जब जाते हो ना कहीं पर भी कोई पेमेंट वगैरह करते हो या कोई भी एग्ज़ाम भरते हो, चलिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप जब एग्ज़ाम भरते हो है ना, तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे बिहार में ऐसे कई सारे केसेस मैं देखता हूँ कि 10वीं के बाद कुछ फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ 12वीं के बाद भर जाते हैं। तो हमारे एक मित्र साहब थे, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया और 2-3 साल तैयारी करी। अब तैयारी करी 2-3 साल, तो उसमें क्या हुआ, उनका नहीं निकल पाया एग्ज़ाम, उन्होंने फिर से 10वीं का एग्ज़ाम दे दिया, समझे बात को, फिर से 10वीं का एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। 10वीं का एग्ज़ाम दे दिया, उम्र फिर से कम हो गई, ठीक है, वो कोई आधार कार्ड वगैरह का सिस्टम नहीं था उनका उस टाइम पे, फिर उन्होंने दिया, ठीक है। और वैसे भी जो आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है ना, उसमें आधार कार्ड नहीं मांगते, उसमें मांगते हैं आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, बेस्ट वही होता है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम वही मांगते हैं। 3 बार उन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया और फिर 10th के बाद 12th का एग्ज़ाम दिया, 10th के लिए एलिजिबिलिटी 3 बार ली, 12th के लिए ली, और वो इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्यों है, ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि यार मेरा फेस जो मैं फ़ोटो चिपका रहा हूँ हर बार अलग अलग उसकी चिपका रहा हूँ, है ना, जो भी मैं सिग्नेचर तो चलो मेरा सेम ही है, तो सिग्नेचर में 10वीं 3 बार करूँ चाहे 4 बार करूँ, सिग्नेचर तो वही रहेगा मेरा। मेन हमारा डेट ऑफ बर्थ का है जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट पे मैं, और मैं क्लेम क्या करूँगा कि मैं 10वीं ही पास हूँ, मैंने पढ़ाई ही नहीं करी, है ना। हाईएस्ट एजुकेशन लिखा रहता है ना 10th, हाईएस्ट एजुकेशन लिखा है 12th, समझ रहे हो, तो मैं उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट भी दूंगा। तो इस तरीके के फ्रॉड को रोकने के लिए फेस रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है। अब मैंने 2 साल पहले कोई फॉर्म भरा था और उस टाइम ये टेक्नोलॉजी है फेस पहचानने वाली, है ना। तो अब मैं फॉर्म भरता 2 साल पहले, तो बैठा मेरा फेस को पहचाना जाता, तस्वीरें ली जाती मेरी, और वो फॉर्म में मैं भर देता, है ना, उसके हिसाब से फॉर्म भरा जाता। अब 2 साल बाद में यहाँ पे फिर से कोई एग्ज़ाम भर रहा हूँ, फिर से कोई एग्ज़ाम भर रहा हूँ, या आज मैं 25 एग्ज़ाम भर रहा हूँ, तो 25 में मेरा फेस सेम रहेगा, समझिए। तो मैं फ्रॉड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसमें आँखों की रेटिना का जो आपका स्कैनिंग किया जाएगा, नाक का स्कैनिंग होगा, आपका पूरा फेस एक्सप्रेशन, हर चीज़ का स्कैनिंग किया जाएगा, मतलब पूरे फेस को यहाँ पे पहचाना जाएगा, ठीक है। तो यही फेस पहचानने के लिए, फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक कंपटीशन रखा गया है, एक चैलेंज रखा गया है, ठीक है। और जितने भी स्टार्टअप्स हैं, सारे के सारे स्टार्टअप्स को बुलाया गया है कि भैया आओ, ठीक है, और ये कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करो, कुछ ऐसा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी तैयार करो जो कि फेस रिकग्निशन बहुत अच्छे से कर सके, फेस ऑथेंटिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा सही से हो सके। तो यहाँ पे क्या किया, चैलेंज किया गया। अब ये जो 72.5 करोड़ का प्राइज भी रखा गया, अभी जो जीतेगा उसे कितना 72.5 करोड़ का प्राइज भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
ये फेस ऑथेंटिकेशन क्या है जो आप बता चुका हूँ, ठीक है। एआई बेस्ड फेस वेरिफिकेशन है जो डुप्लीकेट टूल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। अब मैं फेस डुप्लीकेशन करूँगा तो पता चल जाएगा ये टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो। इसमें 25 अक्टूबर तक ओपन है ये चैलेंज, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी स्टार्टअप। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया है तो इंडिया एआई नेक्स्ट जो आपका इंडिया एआई स्कीम है, इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट की, उसने इसको स्टार्ट किया है इंडिया एआई, ठीक है। और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है ये, क्लियर पॉइंट। तो अब फेस रिकॉग्निशन बहुत इजी हो जाएगा और डुप्लीकेशन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। चैलेंज जो होगा उसमें लोग इनोवेटर्स आएंगे, नए नए खोज लेकर के इनोवेशंस करेंगे। एआई पावर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से पूरा वेरिफिकेशन होगा, फेस का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आपका पूरा एक्सप्रेशंस का वेरिफिकेशन होगा, ये सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। और जो एग्जाम्स होगा, रिक्रूटमेंट होगा, उसमें एक बंदा डुप्लीकेसी नहीं कर सकता। एक बंदे ने ये फॉर्म भरा है, ठीक है, और वही बंदे का चेहरा मतलब हर जगह आ जाएगा, हर एक वेबसाइट पे आ जाएगा, तो डुप्लीकेसी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इट विल यूज 1 to many फेशियल मैचिंग टू डिटेक्ट डुप्लीकेट एप्लीकेशन एंड प्रिवेंट इंप्रेशन, ठीक है। एक फेस को ये कई फेस के साथ मैच करेगा तो पता चल ही जाएगा कभी ओरिजिनल वाला कौन सा है। अब ये सारा जो कोई भी पार्टिसिपेट इसमें करेगा, ठीक है, कि मैंने फेस को पहचानने का, फेस ऑथेंटिकेशन का ये तरीका निकाला है, वो तरीका निकाला है, ऐसा तरीका निकाला है, वैसा तरीका निकाला है, ये सारा कुछ करने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है। ये 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1000 लोग आ गए, तो इस 1000 लोगों में से 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्लियर पॉइंट। 10 शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसमें 75 लाख सभी को दिया जाएगा, याद रखें, क्लियर पॉइंट। और जो टॉप 2 होने वाले हैं उनको 71 करोड़ दिया जाएगा और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा कि भैया 2 साल आप हमारे लिए काम करोगे। तो ये फेस को पहचानने का, फेस ऑथेंटिकेशन का एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है बच्चों। ये इनिशिएटिव जो हमारा एग्जाम इंटीग्रेटेड है, जहाँ पर फेयरनेस है, एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली, ठीक है। एआई ड्रिवन गवर्नेंस होगी, गवर्नेंस भी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही डिराइव की जाएगी। डिजिटल वेरिफिकेशन जो आपको पूरी इंडिया के लिए एक बेहतर सॉल्यूशन बनकर सामने आएगा फ्रॉड को दूर करने के लिए। चलिए अगला न्यूज़ है आपका टॉप 10 सस्टेनेबल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है। टॉप 10 सतत अर्थव्यवस्था 2025, यानी कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। एक होता है टॉप पे, ठीक है, टॉप पे, ठीक है बच्चों, याद रखना। और एक होता है लगातार, जैसे कि मान लो यूएस की इकोनॉमी है, ठीक है, टॉप पे है, ठीक है, टॉप पे है, अच्छा है, नो डाउट चल रही है, लेकिन ये लगातार अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, कहीं ऐसा तो ये नीचे ऊपर हो रही है, समझ रहे हो। और एक होता है सस्टेनेबल, ठीक है, एक होता है सस्टेनेबल यानी कि स्टेबल है भाई, ठीक है, सतत विकास, धीरे धीरे ग्रो कर रही है लेकिन स्टेबल है, ऊपर नीचे नहीं जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। तो अभी यूके जो है सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल इकोनॉमी मानी जा रही है, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरा न्यूज़ है। तो देखिए सस्टेनेबल जो इकोनॉमीज है टॉप 10 की हम यहाँ पे बात करेंगे। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स STI 2025 ने, ठीक है, ये पूरा इंडेक्स जो है आपका, इसको बनाया गया है ताकि टॉप 10 सस्टेनेबल इकोनॉमी को हम लोग हाईलाइट कर सके या फिर वेरीफाई कर सके। तो किसने बनाया है, ठीक है, हिंदीज फाउंडेशन एंड IMD, ठीक है, आपका हिंदीज फाउंडेशन और IMD ने यहाँ यूके को दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी में रखा है। और किसको रिप्लेस किया है, न्यूजीलैंड को, यानी इससे पहले न्यूजीलैंड हुआ करता था सबसे स्टेबल इकोनॉमी और अब कौन हो गया है, यूके हो गया सबसे स्टेबल इकोनॉमी, क्लियर पॉइंट। और ये कौन सा इंडेक्स है, द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, और कौन दे रहा है, तो हिंदीज फाउंडेशन एंड IMD दे रही है, क्लियर पॉइंट। चलिए अब ये क्या करेंगे, 30 इकोनॉमीज को इवेल्युएट करेंगे, कितनी, 30 इकोनॉमी को इन्होंने इवेल्युएट किया। अब इवेल्युएशन के 3 ऐसे पिलर्स हैं, ठीक है, इवेल्युएट करेंगे ना, वो किसी ना किसी पॉइंट पर तो करेंगे ही कि भैया कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो 3 पॉइंट आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला आएगा इकोनॉमी का मतलब ट्रेड वगैरह, पैसा वगैरह कहाँ से कमाते हैं, बिजनेस वगैरह कौन कौन करता है, ठीक है। सोशल का मतलब हो गया इक्वालिटी वगैरह हो गया, ठीक है, इक्वालिटी वगैरह हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब कुछ इस पे क्या, इन पे सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका एनवायरमेंटल पिलर, ठीक है, एनवायरमेंट को ध्यान में रख के आपको तीसरा बनाया जाएगा, ठीक है। 3 पिलर्स हैं, अब इन्हीं पे डिसाइड किया जाएगा कि वो सस्टेनेबल इकोनॉमी है कि नहीं है। पहला आपका इकोनॉमिक, दूसरा आपका सोशल और तीसरा आपका एनवायरमेंट, क्लियर पॉइंट होती है आपके। चलिए और ये
फोकस किस चीज़ पे करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एनवायरनमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया, आपको सही रखना पड़ेगा एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन फ्री रखना पड़ेगा एनवायरनमेंट को, तो ये आपकी एनवायरनमेंट है। और ये आपका सोशल इंक्लूजन की बात करता है। सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? सभी को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि भैया भेदभाव चल रहा है, महिलाओं को समाज से बाहर निकाला जा रहा है, काम नहीं करेंगी, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सब काम भी करेंगी, सब पढ़ेंगे लिखेंगे भी, सब ग्रो भी करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूके ने 100, अभी देखिए 100 में से नंबर दिए जाते हैं, रैंकिंग दी जाएगी। आपका जब एग्जाम होता है तो 100 में से दिए जाते हैं स्कूल कॉलेज में, वैसे यहाँ पे 100 में से नंबर दिए जाते हैं। तो यूके के 100 में 100 आए हैं। और ये ग्रीन फाइनेंस एंड रिन्यूएबल पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है इसने। ठीक है, अब जितना आप लोग ग्रीन एनर्जी को फॉलो करोगे उतना ही आपका जो एनवायरनमेंट वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल होगा। ग्रीन एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप पॉल्यूशन फ्री रखो उसको, पॉल्यूशन बहुत ही कम फैलाओ। ठीक है, यानी कुछ ऐसी अपनी पॉलिसीज़ में अपनाओ जिससे कि पॉल्यूशन बहुत ही कम हो और हमारा देश का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। ठीक है, इकोलॉजी के फील्ड में आप अच्छा काम करो। ठीक है, वन संरक्षण में अच्छा काम करो, जीव जंतु संरक्षण में अच्छा काम करो। तो यूके ने बहुत अच्छा काम किया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, ठीक है, ये सारे इस लिस्ट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आते हैं। ठीक है, इंडिया का जो रैंक है 23rd है, क्योंकि इंडिया के पास 33.2 स्कोर है आउट ऑफ 100। तो अभी ठीक है, नो डाउट। हमारा होता है ना 100 में से 33 नंबर है तो पास है। ठीक है, तो 33 नंबर में पास तो है नो डाउट, लेकिन फिर भी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी आगे काम करने की। ठीक है, अब ये जो आपका इंडेक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या बता रहा है कि भैया ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी ड्राइव ट्रेड, यानी कि पहले जीडीपी बढ़ाओ होता था, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी कि सतत लगातार विकास होता रहे। इस बार 33% का विकास हो तो अगले साल 33, 35% का विकास होता रहे। इसको सतत विकास बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो अब धीरे धीरे जो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल रही हैं। ठीक है, यानी सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन ट्रेड हो गया, ठीक है, रेजिलेंस हो गया, आपका इक्विटी हो गया, इकोलॉजी हो गया। शॉर्ट टर्म बेनिफिट से हम लोग हट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर दिया, शॉर्ट टर्म में दिख रहा है प्रॉफिट कर रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन आप एनवायरनमेंट का नुकसान करके कर रहे हो अपने इकोनॉमी का प्रॉफिट, भारत का प्रॉफिट, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही ये बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं वर्ल्ड फूड डे 2025। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें खाना ही तो है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान इज़ द बेसिक नीड, बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, बट इसमें रोटी कपड़ा मकान में रोटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रोटी के महत्व को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ठीक है, दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन सा? वर्ल्ड फूड डे 2025। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद है? ठीक है, चलिए, और ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट। और क्यों? ताकि हम लोग फूड सिक्योरिटी में क्या कर सके, फूड सिक्योरिटी के अंदर में, ठीक है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें, यानी कि हमारे देश में हर किसी को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गरीबों तक खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं खाने पीने वाली वो कहीं फेल तो नहीं हो रही हैं। तो ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि फूड सिक्योरिटी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, थाली में आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, वो हमारा कचरे में चला जाएगा। नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है किस दिन? 16 अक्टूबर को। तो और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे 2025। और यही इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि 16 तारीख जस्ट अभी अभी गई है। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखते हैं अभी किसने इसको स्टार्ट किया था? तो FAO ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था, और ये FAO 1945 में बनाया गया था। इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1981 में, और इसे प्रपोज किया था कि हमें ऐसा दिन सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को खाने की अहमियत का पता चले, ये लोग वेस्ट ना करें। किसने? ठीक है, डॉक्टर पाल रोमानी ने किया था इसको, पहली बार प्रपोज किया था कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये भी कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने रिकमेंड किया था कि हमें वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करना चाहिए 16 अक्टूबर के दिन? तो डॉक्टर पाल रोमानी ने इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, थीम क्या है? सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर अ हेल्दी प्लैनेट। आप देखो फिर से सस्टेनेबल शब्द आ गया ना, इसका क्या मतलब होता है कि भैया सतत, यानी कि लगातार फूड मिलता रहे। ये नहीं कि आज मिल गया कल नहीं मिलेगा, आज हमें जहाँ तक खाना मिल गया कल मिलेगा नहीं, 1 महीने तक मच के खाना पीना मिला पूरे हमारे भारत को, उसके 2 महीने भूखमरी नहीं, लगातार पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी मंथ आ जाए, ठीक है, हमें लगातार मिलते रहना चाहिए खाना। ठीक है बच्चों,
ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, खाना वेस्ट नहीं करो भाई साहब। चलिए ठीक है। तो हमारी माता जी कहती हैं, हमारी मम्मी जो है वो कहती हैं कि देखिए इंसान जितना खाना वेस्ट करता है ना, जैसे कि आपने 2 मुट्ठी चावल वेस्ट कर लिया या आपने 1 रोटी वेस्ट कर ली, तो उसके हिसाब से वो खाना भगवान के पास इकट्ठा होता रहता है और जिस दिन वो आपके एक थाली का खाना बन गया उस दिन आपको भूखा रहना पड़ता है, वजह जो भी हो, ट्रैफिक में फंस गए है ना, या फिर ऑफिस से टाइम नहीं मिला, तबीयत खराब हो गई, वजह जो भी हो, लेकिन उस दिन आपको भूखा रहना पड़ेगा जिस दिन आपका एक थाली खाना हो गया, पूरा हो गया। तो ये मान्यता अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरत तो है भाई हमें खाना सेव करने की, हम फूड को वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये जो दिन होता है ये क्या किस चीज़ पे फोकस करता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल न्यूट्रिशन, यानी कि सबको पोषण तत्व मिले हमारे देश में। ग्लोबल कॉपरेशन, एक दूसरे को हेल्प करें हम लोग, जैसे इंडिया ने अभी टर्की की हेल्प की थी, श्रीलंका की हेल्प की थी, ठीक है, किस चीज़ में? ताकि हम लोग हंगर को, भूखमरी को ख़त्म कर सकें। ठीक है बच्चों, ये किसानों को बहुत महत्व दिया जाता है, किसान ही तो हमें खाना देते हैं। ठीक है, जो फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, खाना का प्रोडक्शन करने वाले जो होते हैं, उनको यहाँ पे महत्व दिया जाता है। ग्लोबल फूड अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है, ग्लोबल लेवल पे फूड हो, ग्लोबल लेवल पे फूड की श्योरिटी हो कि हर एक के पास खाना मिले, फूड सिक्योरिटी हो, हर एक को खाना अवेलेबल हो। ठीक है बच्चों, और 2025 का जो एडिशन है ना, ठीक है, 80वीं साल सेलिब्रेट कर रहा है FAO का, क्योंकि 1945 में FAO बनाया गया था, और इसीलिए बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया को खाने की प्रॉब्लम ना हो, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। वर्ल्ड फूड डे 2025 इंस्पायर करता है कलेक्टिव एक्शंस टू बिल्ड रेसिलिएंट, सस्टेनेबल एंड फेयर फूड सिस्टम फॉर हेल्दी प्लैनेट एंड हंगर फ्री फ्यूचर। यानी कि जो अगर हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाते हैं कि भैया लगातार जो हमारा सस्टेनेबल फूड मिलते रहना चाहिए, लोगों को फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहो, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सवाल है पाकिस्तान की हेल्प, हाँ सर ठीक है, जनता हर जगह की मासूम ही होती है, तो इंडिया को जब ज़रूरत लग रही है तो पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है खाने के मामले में, हथियार वगैरह के मामले में नहीं। हमने टर्की का हेल्प किया था, हमने श्रीलंका का हेल्प किया, हमने नेपाल का हेल्प किया, हम भूटान का हेल्प अक्सर ही करते रहते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहो भाई। ठीक है, यही आपका इस दिन का मकसद होता है। ठीक है बच्चों, अगला इंडिजिनस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम टेस्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए पैराशूट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पैराशूट का टेस्ट बहुत सफलतापूर्वक कर लिया गया, और पैराशूट में आप नाम में देखोगे इंडिजिनस बोले तो 80% से ज़्यादा इसका हिस्सा भारतीय है। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम बोले तो मिलिट्री यानी कि लड़ाकू है ना, लड़ने के काम में आएगा, जो हमारे सैनिक होंगे वो इसका इस्तेमाल करेंगे। कॉम्बैट बोले तो लड़ाकू, ठीक है, मिलिट्री लड़ाकू पैराशूट सिस्टम है। पैराशूट आपको पता है उड़ने के काम में आता है, उसमें बहुत सारे ऐसे हथियार है, मतलब उसी में एक थैली लगी हुई, उसमें से बम निकाल के हम फेंक रहे हैं, उसी में से गन मार, मतलब इसको सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम का मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत सारे हथियारों का लगा देना, उसको वेपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब ये न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि DRDO ने, ठीक है, इस पैराशूट का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अब इंडियन आर्मी के पास इस तरीके के पैराशूट भी होंगे जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ऊपर से किसी भी एरिया में उतरने की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ने की, हाइट बहुत ज़्यादा इस पैराशूट में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका जो मटेरियल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसका जो सिस्टम है मिलिट्री फ्रेंडली रहने वाला है, सैनिक इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे किया गया है एक सफल परीक्षण, सफल टेस्ट। ठीक है, कितने फीट तक उड़ सकता है? 32,000 फीट तक ये उड़ सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये एफिशिएंट तो है, रिलायबल, भरोसेमंद भी है, क्योंकि भारत का है, तो इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखकर इसको बनाया हुआ है। क्लियर पॉइंट। अब जो पहले ऑपरेशनल पैराशूट हुआ करते थे वो कितना 25,000 के आसपास हुआ करते थे। 25,000 से ऊपर पहली बार ऐसा कोई पैराशूट गया है, 25,000 से ऊपर पहली बार ऐसा कोई पैराशूट गया है जो कि उड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए किसने इसको बनाया है, तो DRDO के लैब में बनाया गया है। तो DRDO के कौन कौन से लैब भाई साहब? तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट आगरा में है, एक तो ये लैब हो गया। दूसरा डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी आपका बेंगलोर में हो गया, इसने मिलकर बनाया है। 2 लेबोरेटरी हैं DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिस DRDO की 1958 में स्थापना हुई थी, यही DRDO के 2 और लेबोरेटरी हैं, उन्होंने इसको बनाया है। क्लियर पॉइंट। और क्यों बनाया कि हाई एल्टीट्यूड पर ये पैराशूट जा सके हथियारों के साथ, इसलिए इसमें सिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया गया, पैराशूट सिस्टम, यानी कि इसमें बहुत सारे हथियार भी पहले से शामिल है। क्लियर पॉइंट बच्चों। चलिए
अब इसमें क्या है, ठीक है, लो डिसेंट रेट, एडवांस स्टीयरिंग फॉर प्रिसाइजिंग नेविगेशन एंड लैंडिंग। ये एक बहुत ही मतलब कम रिस्क की कह सकते हो, और यहाँ पे बहुत ही कम खर्चे में बजट बनाया गया है, और इंडियन नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। इंडियन नेविगेशन यानी कि इंडियन नेविगेशन में, ठीक है, मैप माई इंडिया जैसे इस तरीके से है, मैप माई इंडिया एक एप्लीकेशन है, ठीक है, मैप इंडिया एप्लीकेशन है। तो ये सारे इंडियन जो नेविगेशन सिस्टम है इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो हमारे इस पैराशूट के द्वारा, ठीक है बच्चों। ये आपका कंपैटिबल है, ठीक है, नेविक इंडियाज इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम, हमारा इंडिया का जीपीएस सिस्टम है उसके साथ कंपैटिबल, उसके साथ उसको इस्तेमाल करके काम करेगा, ठीक है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इनके जंपर्स होते हैं, और जो ऑपरेशनल रेडीनेस मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब रेडी टू ऑपरेट है ये, इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाली बात है हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए कंक्लूजन में सिंपल सी बात है, हमारा जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है वो अब दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेगा, दूसरे कंट्री के इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं रहेगा, हम अपना खुद का बना रहे हैं और हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला आता है अरुणाचल प्रदेश 1000 मेगावाट नेइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू फेस पब्लिक रिव्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक 1000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और जिसमें पब्लिक के रिव्यू मांगे गए हैं, ठीक है, पब्लिक के विचार मांगे गए हैं इसके ऊपर। ये आज का आपका न्यूज़ है, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए शी योमी डिस्ट्रिक्ट है, शी योमी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में शी योमी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब इसने अनाउंस किया है एक पब्लिक एनवायरमेंटल हियरिंग। इसका मतलब क्या है, ठीक है, लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि आप अपने रिव्यूज दे सकते हो, आप अपने विचार रख सकते हो, ठीक है। किस चीज के ऊपर, 1000 मेगावाट जो आपका नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, उसके। और कब, 12 नवंबर 2025 को, कब बोला गया है, 12 नवंबर 2025 को यहाँ पे क्या पब्लिक का एक हियरिंग होगी, किसके ऊपर, इसके ऊपर शी योमी डिस्ट्रिक्ट क्लियर पॉइंट में जो 1000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों से सुनवाई की जाएगी, ठीक है, रिव्यू दिए जाएंगे। क्यों, एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा समझता कौन है, एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा लोकल लोग समझते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो लोकल लोगों से ही अगर सलाह ले ली जाए तो लोकल लोग अच्छी सलाह देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे वही सारी बातें आ रही है, इसलिए इनको बुलाया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या यहाँ पे क्या डिस्कस होगा, एनवायरमेंटल इशू डिस्कस होंगे, सोशल इशूज, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो हमारे प्रोजेक्ट बनाने से पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो और बढ़ाएं, नुकसान हो रहा है तो कम करें, इस तरीके की डिस्कशन यहाँ पे की जाने वाली है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा, शियोम यानी कि योंगो रिवर के किनारे है, कोई भी जो प्रोजेक्ट लगाएंगे तो वाटर फैसिलिटी तो चाहिए, तो कौन से पानी नदी से पानी मिलता है, शियोम यानी कि योंगो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शी योमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 4 यूनिट लगाई गई है 250 मेगावाट के हिसाब से, यानी टोटल 1000 मेगावाट जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, ठीक है, जनरेटिंग कितना जनरेट करेगा, 4966.77, ठीक है, गीगावाट पर आवर। एक्चुअली ये एनुअली ये एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और कौन कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी NEEPCO इसमें इन्वॉल्व है। प्रोजेक्ट का जो टाइप है वो कौन सा है, रन ऑफ द रिवर स्कीम विद मिनिमल रिजर्वर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि नदी का पानी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, रिजर्वर जो बनाया जाएगा डैम उसमें कम पानी स्टोर किया जाएगा और बाकी नदियों का पानी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कब किया जाएगा, 2028 से 2032 के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाने वाला, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स कौन कौन से किन किन चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। पहला फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि भाई जमीन काटने की जरूरत पड़ सकती है, जंगल काटने की जरूरत पड़ सकती है, उनके बारे में बात किया जाएगा, जिनके लिए हजारों पेड़ काटे जाएंगे। तो हो सकता है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, डेफिनेटली पेड़ काटना इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन उसको हम ठीक कैसे करें, करेक्ट कैसे करें, इस बारे में भी यहाँ पे बातचीत की जाएगी, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ होंगी वहाँ की, वो अपना इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन के बारे में बात कर सकते हैं, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेटली वहाँ पे अगर घर वर को डिस्प्लेस किया जाएगा तो उसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की जाएगी, यानी पब्लिक हियरिंग की जाएगी, वहाँ के आम लोगों से पूछताछ किया जाएगा ताकि अच्छे से अच्छा डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। अब देखिए रीजनल हाइड्रो कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो ये 5 मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, शियोमी में। हियो नाम का
240 मेगावाट, हीरोन 500 मेगावाट, टाटो आई 186 मेगावाट, टाटो 2 700 मेगावाट। ये पूरे पूरे जो प्रोजेक्ट है ना, तकरीबन मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है ना भाई साहब, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये लोग बना के दे देते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बिजली की आपूर्ति को इंश्योर करता है कि बिजली वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर पॉइंट। और ये जो इनिशिएटिव है ना, ठीक है, 2025 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है, और नेट जीरो गोल को ध्यान में रखेगा। नेट जीरो गोल का मतलब क्या होता है कि हम कार्बन इतना कम उत्सर्जन करेंगे, इतना कम एमिट करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही सही हो, मतलब बहुत सही रहे, और कहीं ना कहीं हमें कार्बन उत्सर्जन को जीरो लेवल पे लेकर आना 2070 तक। ठीक है बच्चों। अब ये क्या एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, ये डैम बन जाएगा तो एनर्जी जितना मैंने आपको बताया एनर्जी प्रोडक्शन होगी अपने लिए, तो क्या बाकी सारे स्टेट्स के लिए भी एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है ये। ठीक है, उससे क्या होगा, ठीक है, डिपेंडेंसी जो होगी फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग भैया पानी से बना रहे हैं ना बिजली, और पानी तो भैया टरबाइन में घूमता रहता है, वो तो बार बार रिन्यू होता रहेगा। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम लोग एनर्जी को हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ यहाँ पे होने वाली। ठीक है बच्चों। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बैलेंस करेगा, इनके जो 7 स्टेट्स है ना इनको बैलेंस करके चलेगा, और उनके यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये सबको प्रमोट करेगा। ठीक है बच्चों। सोशल एस्पेक्ट देखा जाएगा, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स देखा जाएगा, यानी कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगले सेशन में फिर से कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। जय हिंद।